हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टिप्स एंड टैक्स। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमावत। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंगुलर का सेकंड चैप्टर लेके आए। इस चैप्टर के अंदर हम फोल्डर डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल के अंदर एंगुलर के अंदर जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स बन के आते हैं उन सभी का क्या यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिसेंट वीडियो के अंदर एक फोल्डर बनाया था टिप्स एंड टैक्स के नाम से, और इसके अंदर हमने अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप किया था। तो मैं इस फाइल को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपनी फाइल ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पास में कुछ फाइल्स आई है जिनको मैंने जल्दी से वाइंड अप कर लिया है। अब हम वन बाय वन इन फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि एक्चुअल के अंदर इन सभी फोल्डर्स का क्या यूज़ है और कहाँ पे हमें कोड करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम अगर ये बात कहें कि अगर जैसे मैं इस फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास में एक फोल्डर बन गया है डॉट एंगुलर करके, डॉट वीएस कोड करके। ठीक है, एक फाइल बनी हुई है गिट इग्नोर करके। इन सब फाइलों को अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या मेरा फोल्डर चलेगा? तो डेफिनेटली मेरा फोल्डर चलेगा। क्यों चलेगा वो हम लोग आगे बात करेंगे, पर इनके बिना हमारा फोल्डर चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से चलते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं डॉट एंगुलर। जब डॉट एंगुलर का मेरा फोल्डर पड़ा है उसमें वेब पैक्स, बबल वेब पैक्स ये सब पड़े हुए हैं। ये सब क्या यूज़ आता है? कभी मान लीजिए आप लोगों ने अपना एंगुलर का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट गलती से डिलीट कर दिया, तो क्या होता है कि हमारे पास में हमारे कोड्स का बैकअप नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है, जो डॉट एंगुलर के अंदर वेब पैक्स होते हैं उनको हम किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, कंप्लीट कोड हमें वापस नहीं मिलता, पर जो सेशन एक इसके अंदर सेव हो गया है वो सेशन डाटा हमको इससे वापस मिल जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद में हम इसके अंदर हमारे बबल वेब पैक्स की बात करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी जेएस की फाइल्स बनती है जो ऑलरेडी हमारे कोड्स को सिमुलेट करके जेएस के रूप में सेव कर लेते हैं, जिन फाइल्स को हम रिट्रैक्टिवली एक्टिवेट करके और वापस से अपना कोड वापस से गेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इन फाइल फोल्डर्स का काम है। तो मैं जल्दी से इस वाले एंगुलर फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अब हमारा सेकंड फोल्डर है डॉट वीएस कोड। तो क्योंकि मैंने अपनी फाइल जो है वीएस कोड के सेक्शन के साथ ओपन की है, इसलिए मेरा यहाँ पे जो है डॉट वीएस कोड वाला सेक्शन बन गया है, जिसके अंदर एक्सटेंशन, लॉन्च एंड टास्क जेसन फाइल्स बन के आई है। बेसिकली जब आप एंगुलर का फोल्डर इंस्टॉल करते हैं तब आपके पास में ये फाइल्स नहीं होती है, ये अभी ही हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने वीएस कोड के साथ ओपन किया है। जब आप सब कमांड लाइन से डॉट कोड लिखकर अपने किसी फाइल या प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तब भी ये फाइल बन जाती है, फोल्डर बन जाता है। तो एंगुलर के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये डॉट वीएस कोड और डॉट एंगुलर वाला फोल्डर यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे कोई कोड नहीं करना होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स करके। नोड मॉड्यूल्स क्या है? नोड मॉड्यूल्स है, जब भी आप एंगुलर इंस्टॉल करते हैं तो हमने बात की थी कि इसके लिए आपको अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर है या अपने पीसी के अंदर ग्लोबली एनपीएम यानी नोड पैकेज मैनेजर और नोड की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी को पता है कि नोड जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है क्या? एंगुलर। तो एंगुलर के अंदर जब आप जैसे ही एंगुलर इंस्टॉल करते हैं तो एंगुलर से रिक्वायर्ड जितने भी पैकेजेस की आप सभी को यूज़ है, नीड है, वो सभी पैकेजेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी पैकेजेस यहाँ पे। तो हम इस फाइल को और फोल्डर को इस फोल्डर से समझेंगे। हमारे पास में एक फाइल बनी हुई है पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मेरे फोल्डर का बाहर नाम था जैसे टिप्स एंड टैग, वही नाम यहाँ पे बन के आ गया है। ये वर्जन क्या होता है? तो वर्जन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है। हम किसी स्पेसिफिक वर्जन में अगर अपने एंगुलर को चलाना चाहें तो हम इससे रिडायरेक्ट करके अपने कोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एंगुलर 15 में आपका कोड लिखा हुआ है, आप उसको 14 पे चलाकर देखना चाहते हैं या 14 में लिखा है उसको 15 में करना चाहते हैं, तो आप अपना एक टेस्ट कंपाइलर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर वर्जन एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में कोड को चला सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन के अंदर नीचे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एक्चुअल में जब एंगुलर का कोड हम लिखेंगे ng सर्व या npm स्टार्ट, तो उस केस के अंदर कोड कैसे चला होगा। तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना है? ng सर्व मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बिल्ड करने के लिए मैंने क्या कमांड लिख रखी है? ng बिल्ड, और इससे मेरा कमांड बिल्ड हो जाएगा। वॉच करने के लिए यानी बिल्ड चलती रहे और वॉच, जब आप Vue.js पढ़ेंगे हमारे साथ में तब हम आपको बताएंगे कि कैसे npm वॉच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये लेटर ऑन वीडियोज़ में आएगा। बिल्ड वॉच के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने बिल्ड चालू करके छोड़ देते हैं और उसके अंदर जो कंपाइल टाइम पे कोड होता है उसको देख पाते हैं। ऐसे ही हम ng टेस्ट करते हैं और हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर स्पैक्स वाली फाइल बनी हुई होती है वो हमें सारे कोड्स को टेस्ट करने में हेल्प करती है, वो ng टेस्ट होती है। इसके अंदर ग्लोबली काफ़ी सारे हमारे पास में डायरेक्टिव्स बनते हैं, उनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, पर अभी हम इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है। हम अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट को प्राइवेट और पब्लिक बेस के ऊपर चला सकते हैं, जिसके बारे में हम एक डीपली वीडियो बनाएंगे,
ताकि आप लोगों को ये आ जाए, क्योंकि ये एडवांस लेवल की बात है और ये अभी हम बेसिक से स्टार्ट किया है। ये एंगुलर की जीरो से लेके हीरो की सीरीज है, तो जाहिर सी बात है कि हम अभी अपने जीरो लेवल को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है डेव डिपेंडेंसी और सेकंड ऑब्जेक्ट है डेव डिपेंडेंसीज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी, हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है डिपेंडेंसी और दूसरा है डेव डिपेंडेंसी। ये दोनों चीजें क्या हैं? तो एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है, एंगुलर को आपको रन करने के लिए जिन फाइल्स, जिन CLIs की रिक्वायरमेंट है, वो डेव डिपेंडेंसी यानी डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होना जरूरी है। लाइक टाइप स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एंगुलर CLI होनी चाहिए, कंपाइलर CLI होनी चाहिए, टाइप जास्मिन, जास्मिन कूल, कर्मा फाइल्स, इन सभी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसी ही हमारे पास एक कर्मा.js फाइल बनी हुई भी होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा डिपेंडेंसीज के अंदर, जैसे कि एंगुलर के अंदर RxJS ऑपरेटर्स होते हैं, TSLib होती है, जोन होते हैं, और फॉर्म्स होते हैं, कोर होते हैं, कंपाइल्स होते हैं, कॉमन्स होते हैं। इन सभी की हमको रिक्वायरमेंट होती है अपने एंगुलर पे कोड करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि हम नोड मॉड्यूल्स पढ़ते पढ़ते पैकेज.json पे आ गए थे। तो ये हम इसलिए आ गए क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंसीज वाला जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है और डेव डिपेंडेंसीज वाला पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जिन भी फाइल्स और वर्जन्स लिखे हुए हैं, ये सारे फाइल्स और वर्जन इस नोड मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे @angular करके हमने ये इंस्टॉल कर रखा है, तो @angular करके आपको फोल्डर मिल गया। जैसे आपको एंगुलर डेव किट मिल गया, असेंबल मिल गया, इसी के अंदर जास्मिन वगैरह सारी फाइल, सारे फॉर्म, सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी जो एंगुलर के एक बेसिक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी फाइल्स आपको इसमें मिल जाती है। अब हम एक बार अपना पैकेज.json बंद कर देते हैं, ठीक है? और इसके वीडियो के एंड में जो हम इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो भी हम बात करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पे अभी क्लियर आउट कर लेते हैं। अब मैं अपना नोड मॉड्यूल्स बंद कर देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स है यार, मतलब स्क्रॉल आउट भी नहीं कर पाता आदमी, तो इसलिए हमने उस फाइल को बंद कर दिया। डन। अब SRC वाला फोल्डर आता है। SRC वाले फोल्डर को पढ़ने से पहले, क्योंकि हमने पैकेज.json के बारे में जाना है, तो उसी के ऊपर एक सिमिलर सी फाइल लिखी हुई है पैकेज लॉक.json, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। तो हम बात करें कि अगर पैकेज.json है तो लॉक.json की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? बेसिकली आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पैकेज.json के अंदर जितनी भी डेव डिपेंडेंसीज हमारे यहाँ पे लिखी हुई है, उन सबकी डिटेल, जैसे एंगुलर एनिमेशन है। अब इस एंगुलर एनिमेशन के बारे में अगर मैं गूगल पे जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं एंगुलर एनिमेशन, ठीक है, NPM, ये लिखिए आप। अगर हमने यहाँ पर ये लिखा तो इसके बाद में एंगुलर एनिमेशन NPM हमारे पास खुल गया। मैं इसको एक बार है ना ओपन करता हूँ, तो आपको इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस दिखेगा और वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास में ये है। अब इसमें देखेंगे आप, एक डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, वन डिपेंडेंसी, तो ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में, हम इसमें आए तो इसके लिए डिपेंडेंसी क्या है? TSLib इसके लिए रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप जब भी एंगुलर एनिमेशन इंस्टॉल करते तो ऑटोमेटिकली TSLib आपके में इंस्टॉल हो जाता। अगर मैं रीडमी में नीचे जाऊँगा तो ये मुझे इसमें यहाँ मिल जाएगा। मैं एक बार अपने गिट वाले फोल्डर इस पे जाता हूँ, रेपो पे। अब हम इस रेपो पे आ गए। रेपो के अंदर ये हमको बता रहा है और यहाँ पर ये हमें कहीं बताएगा कि हमें कैसे, ये देखिए NPM इंस्टॉल, इसके लिए CLI की ज़रूरत है ग्लोबली, जो कि हमारे पास में बेसिकली अवेलेबल होती है, ठीक है? इसके अलावा हमें लिब की ज़रूरत है, लिब फाइल्स की ज़रूरत है। और इसके बाद में हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बार दोबारा चलते हैं और अपना एंगुलर का रीडमी वाला जो स्ट्रक्चर है वो ओपन करते हैं। ये एंगुलर का रीडमी वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मटेरियल UI के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और इकोसिस्टम्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? और अब हम यहाँ पर अपने वापस से अपर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस आते हैं। एक सेकेंड रुकिए। कोड बीटा, यहाँ के अंदर हम कैसे कोड को हम बीटा लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे ये फाइल्स काम करती है, उसके हमारे बारे में लिखा होता है। तो हम एंगुलर एनिमेशन को जब अपने नॉन मॉड्यूल्स के अंदर ओपन करेंगे ना, तो ये वाला सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमको वहाँ मिल जाएगा। ये वाली डेव डिपेंडेंसी हमको चाहिए। इसके अलावा डिपेंडेंट कौन कौन सी 8682 फाइल्स जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? इसके अभी तक 611 वर्जन अभी तक रिलीज हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी बड़ा मतलब लाइब्रेरी है एक तरीके से। चलो हम अपने बैक टू होम होते हैं और अपने फोल्डर पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि इसके लिए मान लो एंगुलर एनिमेशन है, उसके लिए जो लिब वाली लाइब्रेरी है वो रिक्वायर्ड है। तो आप देखेंगे TSLib ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे @angular कंपाइलर। जैसे मैं एक बार @angular कंपाइलर ओपन करता हूँ, रुकिए मैं इसको यहीं से कोड कर लेता हूँ, है ना? @angular फॉर्म्स ओपन कर लेते हैं अपन और यहाँ पे चलते हैं।
और यहाँ पर npm लिख देते हैं। npm का इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसमें वन डिपेंडेंसी है TSLib, इसके लिए भी TSLib चाहिए और TSLib ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो हम zone.js में चलते हैं एक बार। इसको बंद कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं zone.js npm, ये आ गया zone.js npm। जैसे ये मेरा ओपन हो जाए, वन डिपेंडेंसी दिखा रहा है और ये भी TSLib पे ही डिपेंडेंट है। चलो ठीक है, पर जो भी फाइल्स है जो एक्स्ट्रा पैकेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो भी हमारी नेक्स्ट डिपेंडेंसी होगी, वो सारी डिपेंडेंसी हमको कहाँ मिल जाती है? अपने एंगुलर lock.json के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर एंगुलर जैसे एनिमेशन है, ये एंगुलर एनिमेशन के बारे में बता दिया, डिप डिपेंडेंसीज के बारे में बता दिया, इन फाइल्स के बारे में बता दिया, फिर डीप डाउन आर्किटेक्ट कैसे काम करेगा, कैसे कौन सा बिल्ड होगा नोड मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे TSLib पड़ी है, उसका कौन सा वर्जन है, कैसे रिजॉल्व होगा, इंटीग्रिटी क्या है, उसका डेवलपमेंट वर्जन ट्रू है या फॉल्स है, npm का कौन सा वर्जन है, हर किसी के बारे में, एक फाइल के बारे में इसमें लिखा होता है। तो इसके ऊपर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार log.json को भी बंद कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अपने फोल्डर में से package.json डिलीट कर दूं तो क्या मेरा फोल्डर चलेगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई सारी जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो तो वहीं लिखी है ना, तो वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी बात फिर आती है हमारे पास में कि अगर मैं पैकेज log.json डिलीट कर दूं तो वो चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ डिटेल देखने के लिए वो है, मतलब वो एक तरीके से बही खाता है दुकान का, पर दुकान चल रही है आपकी, है ना, दुकान में माल होना जरूरी है पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में हमें पता चल गया। और इस log.json के बाद में हम सीधे angular.json पे चले जाते हैं। angular.json बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है आफ्टर package.json। तो प्राइमरी package.json सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, फिर angular.json होती है। angular.json को आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स, यहाँ पे लिख रखा है कि पहले फाइल कौन सी लोड होगी, तो SRC के अंदर index.html पहले लोड होगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, मतलब जो TS के अंदर उसको ट्रांसफर करता है, टाइप स्क्रिप्ट में उसको कोड को ट्रांसफर करना होगा ना। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है? तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? वो जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है जो काफ़ी ईजी है। और इसके बाद में टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है? कोड को अंडरस्टैंड करता है। एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट के कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट के कोड को JS में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, TS कॉन्फ़िग के लिए कौन सी फाइल यूज़ होगी, एसेट्स के लिए कौन से फेविकॉन आइकन्स चलेंगे, इन सब के बारे में यह पता होता है। अब पॉलीफिल्स कहाँ से रीडायरेक्ट होंगे? तो zone.js से पॉलीफिल्स रीडायरेक्ट होंगे। पॉलीफिल्स की हमारी एक फाइल होती है, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो इस फाइल के अंदर हम अभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये अगर मैं index.html की जगह govind.html लिख दूँ या tipsandtags.html लिख दूँ, तो मुझे क्या होगा कि मेरी फाइल का अपना जो फोल्डर होगा जब हम ng सर्व करेंगे वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि SRC के अंदर इस नाम से कोई फाइल ही नहीं होगी। तो हम index.html का फाइल का नाम भी वहाँ पे चेंज कर दे तो सेम फाइल का कोड लोड हो जाएगा। मतलब angular.json के अंदर हमारा कोड आता है और चेक करता है सबसे पहले फाइल कौन सी रन होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। अब इसके बाद में है कि हमें जो एसेट्स के अंदर है फेविकॉन आइकन कहाँ से उठाना है, स्टाइल्स के लिए कौन सी CSS चलानी। तो SRC के अंदर style.css है, वो ग्लोबल CSS होगी। अब किसी CSS को अगर ग्लोबल करना है तो कैसे करते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर जो CSS की जो भी लिखते हैं CSS, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं फोल्डर पाथ के साथ में, और वो फाइल क्या होगी आपकी? ग्लोबल हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइल्स को ग्लोबल किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या हमने angular.json देख लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं TS वाली फाइल्स के बारे में। readme.md कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। TS app.json, TS config.json, TS config spec.json, जिस भी फाइल से पहले spec लिखा होता है वो टेस्टिंग के लिए होती है, उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, फाइल डिलीट कर दोगे तो भी कोड चलेगा। ठीक है, TS config.json, इसके अंदर हमारे TS के लिए जो भी कॉन्फिग्स चाहिए होंगे उनकी रिक्वायरमेंट, डिक्लेरेशन, सोर्स मैप्स, कंपाइलर, आउटडेट्स वगैरह, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये हमारे पास में TS से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनको डिसाइड करवाता है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एंगुलर IO के ऊपर कॉन्फ़िग के अंदर TS कॉन्फ़िग फाइल होती है, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। इसी के बाद में app.json, TS कॉन्फ़िग के अंदर की काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है, पर उनमें से कौन सी फाइल किस तरीके से चलेगी। और main.js है वो बेसिक इसकी मेन फाइल है जो क्या करती है, हमारे कोड को कन्वर्ट करती है किसको? index.html के ऊपर जो भी ऐप रूट से हमारे मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन से कोड आता है उसको कन्वर्ट करती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ts.config.json ये वाली फाइल्स भी हमने देख ली। अब इसके बाद में हम एडिट कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे। एक सेकेंड, एडिट कॉन्फ़िग्स में जाता है।
यहाँ पर हम अपनी कॉन्फिग्स बता सकते हैं कि भाई मैक्स लाइन क्या होगी, मिक लाइन क्या होगी। इसके अलावा अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसको कॉन्फिग फाइल से यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट इग्नोर फाइल का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर। तो हमने angular.json देख ली, log.json देख ली, package.json देख ली, readme देख ली, ts config देख लिया, ts config ऐप देख लिया और spec.json के बारे में पढ़ लिया, edit config पढ़ लिया, node मॉडल्स देख लिए, ऊपर VS कोड देख लिए और एंगुलर देख लिए। काफ़ी सारे फाइल्स को देखने के बाद में हम अपने सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट फोल्डर SRC में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। एज अ बिगनर आप लोगों को इस SRC फोल्डर के बारे में पता होना चाहिए। ऐप क्या है? ऐप एक तरीके का होगा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर राउटिंग फाइल होती है। जब हमने पिछली बार फाइल मतलब हमने फोल्डर्स क्रिएट किया था तो हमसे पूछा कि डिड यू रिक्वायर्ड राउटिंग, एंगुलर राउटिंग की ज़रूरत है आपको? तो जो हमने अगर नो किया होता तो हमारे पास भी ऐप राउटिंग मॉड्यूल नहीं बनती, पर हमने येस किया था, ये बन गई। यहाँ पर हम अपनी राउटिंग डिफाइन करते हैं कि भाई जब ब्राउज़र URL के ऊपर टिप्स एंड टैग लिखेगा तो ये वाला पेज लोड कर देना, जब टिप्स एंड टैग सब्सक्राइब लिखेगा तो ये वाला पेज लोड कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कंपोनेंट HTML CSS वगैरह और ये सारी फाइल HTML CSS और कंपोनेंट्स के बीच में इंटरनल रिलेशंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्ट वीडियो हम बाद में बनाएंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐप कंपोनेंट से होकर रिक्वायर्ड होती है और आगे जाके index.html पे मिलती है। ऐप रूट हमने जो ये लगाया है इसको देखते हैं, ये ऐप रूट कहाँ से आया। तो जैसे आप ऐप के अंदर जाएंगे और अपने कंपोनेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने डिक्लेयर कर रखा है सिलेक्टर ऐप रूट। इसकी स्पेलिंग और आपके index.html की स्पेलिंग मैच करती है और ये दोनों अलग होगी तो ये नहीं चलेगा। मतलब आपका जो ऐप कंपोनेंट क्या है, इसी के अंदर सारे 1 बाय 1 अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंजेक्ट होते रहते हैं और ये सारे इंजेक्ट होके कहाँ पर आते हैं? index.html पे आते हैं। इसीलिए JS की जो फ्रेमवर्क्स है उनका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लोग समर के ऊपर काफ़ी कम स्पेस कैप्चर करते हैं और काफ़ी अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर देते हैं, ठीक है। मैं अपने ऐप वाले फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐप मॉड्यूल्स के अंदर हमको मॉड्यूल डिसाइड करने पड़ते हैं कि भाई कौन सा मॉड्यूल इसके अंदर डालना है, कौन सा नहीं डालना। जैसे भाई मुझे फॉर्म चाहिए, मुझे फॉर्म्स इंपोर्ट करने हैं, ब्राउज़र मॉड्यूल चाहिए, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, कुछ प्रोवाइडर्स चाहिए, बूटस्ट्रैप का कौन सा फोल्डर चाहिए, डिक्लेरेशन क्या होगा, ये सब यहाँ पर डिफाइन करते हैं। डिटेलली हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐप को बंद कर देते हैं। एसेट्स, एसेट्स के अंदर आप अपनी सारी इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, सारी CSS डाल सकते हैं, सारे अपना स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। आने वाले एक वीडियो के अंदर हम अभी अपना एंगुलर का फोल्डर मतलब प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और उसके अंदर इन फाइल्स को समझेंगे अच्छे से। फेविकॉन आइकन हम सभी जानते हैं कि जब हम ng सर्व करते हैं तो ऊपर ब्राउज़र के ऊपर जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये जैसे zone.js के अंदर npm वालों ने अपना फेविकॉन आइकन डाल रखा है, तो आपके फोल्डर के अंदर फेविकॉन आइकन क्या रहेगा? इस वाले आइकन को यहाँ से आप मतलब अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। index.html हम पढ़ चुके हैं। ये एक सिंपल HTML फाइल है जिसके अंदर एक ऐप रूट कंपोनेंट लिखा हुआ है और ये main.ts से ट्रांसफ़र होकर TS वाले कोड को JS वाले कोड के अंदर कंपाइल करता है। AOT और JOT इसके अंदर काम करते हैं और अहेड ऑन टाइम हमको मतलब देखना होता है कि इसके अंदर कैसे काम करेगा और कंपाइल ऑन टाइम के अंदर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डीपली है, इसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे। स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम ग्लोबल CSS लिख सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम लोग जान चुके हैं कि हमारे एंगुलर के अंदर कितनी फाइल्स होती है और कौन कौन सी फाइल्स कहाँ पर यूज़ होती है। एंड ऑफ द डे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि अगर package.json डिलीट कर दे, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है package.json डिलीट कर दे तो आपका कोड चलेगा क्या? तो आपको साफ मना कर देना है भाई नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर सारी फाइल्स का कोड बताया हुआ है कि भाई ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए, ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि ng सर्व और npm स्टार्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो जब आप ng सर्व करते हैं तो आपकी जो कंपाइल फाइल होती है वही चलती है, पर अगर जब आप npm स्टार्ट लिखते हैं तो आपका नोड पैकेज मैनेजर है वो आपके नोड मॉड्यूल्स को रीड करता है। तो अगर आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर कोई नई अपडेट आ गई है या कोई फाइल डेप्रिकेट हो गई है तो वो आपका कोड नहीं चलेगा। इसलिए आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमेशा npm स्टार्ट करें ताकि आपको पता रहे कि आपके सारे फाइल्स अप टू डेट है या नहीं है, और वार्निंग्स वगैरह को भी आप रीड करते रहे, समझते रहे। एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो मैंने जो आपको ऐप वाला फोल्डर बताया इसके अंदर आपने देखा कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे ऐप रूट के नाम से एक कंपोनेंट बना है और उसको हमने इंजेक्ट कर रखा है अपने index.html के अंदर। तो जिस बात के ऊपर हम जाते हैं उसका हम नोड मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर देते हैं, है ना, अपने कंपोनेंट को, और उसके बाद में हम राउटिंग दे देते हैं उसके अपने ऐप राउटिंग के अंदर। और राउटिंग के ऊपर जैसे वो कैप्चर होती है उस कंपोनेंट पे नहीं जाते और वो कंपोनेंट जाके ऐप वाले कंपोनेंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है और वहाँ से हमारा फोल्डर बन जाता है। और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इस पर डीप में पढ़ेंगे। main.ts जो फाइल है यहाँ पे ये क्या करती है, बूट करती है हमारे फोल्डर को, किसको, पूरे एंगुलर फोल्डर को। पूरा फोल्डर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये ऐप मॉड्यूल आ गया,
अब ऐप मॉड्यूल क्या करेगा, इसको हम क्या करते हैं, बूट करते हैं और अपने फाइल के अंदर एरर्स को कैश करते हैं और बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको कन्वर्ट करके अपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन को जेएस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं। और ये भी एक एओटी का एग्जांपल है, अहेड ऑन टाइम का एग्जांपल है। तो हमने काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डिक्लेयर कर लिए हैं, काफ़ी सारा हमने इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।